हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट एंड दैट इज़ एसक्यूएल फॉर बिगिनर्स। एसक्यूएल की सीरीज़ में हम बात करेंगे माई एसक्यूएल की, और माई एसक्यूएल के साथ में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। चूँकि एसक्यूएल को शुरू करना या एक तरीके से बोले कि मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में इसका बड़ा क्रूशियल रोल है। मतलब कहीं ना कहीं इसके बिना आईटी की इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक तरीके से बोलते हैं ना कि शून्यता बनी रहती है जब तक कि हम डेटाबेस को इंटीग्रेट नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। अब जब मैं डेटाबेस के इम्पोर्टेंस को समझूंगा, उसको प्रैक्टिकली आगे बढ़ूंगा, समझना शुरू करूंगा, तब जाके आपको फील होगा कि हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हो, चाहे जावा साइड में आप डेवलपमेंट करते हो, पाइथन में करते हो, पीएचपी डेवलपर हो, या फिर फुल स्टैक में मीन मन स्टैक के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, दुनिया का कोई सा भी एरिया हो, कहीं ना कहीं बैकएंड लेवल पर, डेटाबेस लेवल पर आपको एसक्यूएल की अंडरस्टैंडिंग, एसक्यूएल की कमांड होना ज़रूरी है। इवन जब आप कॉलेज में भी डिग्री करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब किसी भी स्ट्रीम में अगर आप डिग्री परसू कर रहे हैं तो अपने नोटिस किया होगा कि डीबीएमएस करके पेपर आपको सिलेबस में ज़रूर रहता है। वो इसलिए रखा जाता है कि हम अगर डेटाबेस को राइट टाइम पर समझेंगे, पढ़ेंगे, उसमें कमांड करेंगे, तब इंडस्ट्री में जितनी बार आप जॉब स्विच करेंगे, ओप्स के कॉन्सेप्ट और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट ये हर जगह 100% पूछे जाते हैं। मतलब प्रोफेशनल फील्ड में, करियर में इस टॉपिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम दोस्तों शुरू कर रहे हैं एक एक करके डिस्कशन करना। मैं सीधे एसक्यूएल पे नहीं आऊँगा, थोड़ा सा कुछ हम लोग एक प्रॉपर फ्लो में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे चैनल की खासियत है कि हम चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा फंडामेंटल तरीके से कवर करते हैं। वैसे ही आपको फीलिंग यहाँ भी आएगा। कई ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जो नॉर्मली एसक्यूएल में टीचिंग के बाद भी वो बातें नहीं हो पाती हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ पर करूँगा, जो कि आपको आगामी कुछ दिनों में दिखेगा कॉन्सेप्ट के साथ में। तो हम शुरू करेंगे इस लेक्चर में। आज बात करेंगे डेटाबेस क्या है और फाइल सिस्टम के साथ डीबीएमएस का क्या कंपैरिजन है। तो यहीं से हम शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि एसक्यूएल का क्या रोल है या एसक्यूएल की क्या भूमिका है किसी डेटाबेस के साथ में। देखते हैं दोस्तों वन बाय वन सारे पॉइंट्स को। तो डेटाबेस टर्म होती है बेसिकली स्टोर एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब दुनिया का कोई भी डेटाबेस होगा तो वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये थोड़ा सा आगे और हम जब बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। स्ट्रक्चर्ड मतलब कई सारी टेबल्स के बीच में डेटा को ब्रेक किया हुआ है, उनके बीच में इंटीग्रिटी मेंटेन की हुई है, क्लियर, फुली फंक्शनल अगर डेटाबेस है दैट इज स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो हो सकता है रॉ डेटा में कलेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर। कई बार वेबसाइट के फ्लो में या सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो डेटा होता है बहुत प्लान्ड नहीं होता है वो, क्लियर, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, बल्क वॉल्यूम में डेटा आ रहा है लेकिन वो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसके बीच में कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे डेटा को मानते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आगे और क्लियरली जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आती जाएगी, क्लियर। दे कैन बी यूज टू सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब जब मैं डेटाबेस के साथ काम करता हूँ तो आपको ये थोड़ा समझना जरूरी है कि सिंगल डेटाबेस भी हो सकता है, और डीबीएमएस मतलब दैट कैन हैंडल सो मेनी डेटाबेसेस। कई तरह के डेटाबेसेस को भी एक सिंगल डीबीएमएस मेंटेन कर सकता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं मान लिया स्टूडेंट डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ वन डेटाबेस। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई क्लियर का मैनेजमेंट करता हूँ, डिपार्टमेंट्स का मैनेजमेंट कर रहा हूँ, वो एक एम्प्लॉय डेटाबेस हो सकता है। बैंकिंग में जाएंगे, उसका अपना एक डेटाबेस हो सकता है, क्लियर। प्रोडक्ट, सप्लायर, ट्रांजेक्शन, ये एक अलग डेटाबेस हो सकता है हमारा। तो हर तरह के डेटाबेसेस को हम किसी डीबीएमएस में क्लब भी कर सकते हैं। एक ऐसा डीबीएमएस होगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर मेरे पास होगा जिसमें मैं कई तरह के रिलेटेड डेटा को क्लब कर सकता हूँ, कई डिफरेंट डेटाबेस को मर्ज कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में रहना जरूरी है। अब सबसे पहला जो बात समझ में आती है कि वाई वी यूज़ डेटाबेस, ये डेटाबेस में क्यों यूज़ करूँ। तो डेटाबेस यूज़ करने के पहले कुछ जो ट्रेडिशनल जो समय था हमारा, जो सालों साल हम जो तरीके पे काम करते आ रहे हैं, हर बिजनेस में आपने नोटिस किया होगा कि रजिस्टर्स बने होते हैं।
अगर स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, कॉलेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो आज लगा है, उसके पहले वहाँ भी रजिस्टर्स होते थे सारे। एक रजिस्टर स्टूडेंट की लिस्ट मेंटेन करता था, एक रजिस्टर टीचर्स की लिस्ट मेंटेन करता है, एक कोर्स की लिस्ट होगी, एक ऐसी होगी जिसमें कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है तो कोर्स वाइज स्टूडेंट का ब्रेकअप होगा। फीस के रजिस्टर होंगे, कुछ लोग ड्यूज़ के रजिस्टर बनाते थे ताकि बार बार आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़े, लिस्ट बना के रख लो ड्यूज़ वाले स्टूडेंट की। तो दोस्तों ये जो मैनुअल वाला जो तरीका था, इसके साथ में काफ़ी सारी तकलीफ़ें थी। मतलब फाइल सिस्टम को अगर मैं अडॉप्ट करता हूँ तो फाइल सिस्टम में यहाँ पर दो बातें समझने की। एक तो वो फाइल सिस्टम जो किताबों में, रजिस्टर्स में, डे टू डे लाइफ में हम सालों से करते आ रहे हैं। अगर स्कूल कॉलेज में कॉलेज ऑनर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि मुझे किन किन स्टूडेंट की फ़ी ड्यू है, उनकी लिस्ट लेके आओ, तो तुरंत नहीं ला पाते थे मैनुअल रजिस्टर सिस्टम में। उनको अगर आज बताना है तो वो 2 दिन 3 दिन का टाइम देते हैं स्टाफ को, फिर वो जाके जो भी 2-3 हज़ार 4 हज़ार स्टूडेंट अगर कॉलेज में, तो वो एक एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड पे जाएंगे और उसके ड्यू को देखेंगे, फिर एक नए रजिस्टर में लिस्ट बनाएंगे और वो लेके आएंगे कि सर ये जो 100-150 लोग हैं जिनका आज तक कोई भी अमाउंट नहीं आया या इनका ये पर्टिकुलर अमाउंट ड्यू है। ये इन्फॉर्मेशन लाने में उनको 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं देने में। तो वो एक सिस्टम बन गया था कि रिपोर्ट आज चाहिए तो 10 दिन बाद मिलती है, 5 दिन बाद मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ डेटा। डेटा के साइज़ के बेसिस पर हम बोल पाते थे कि ये रिपोर्ट इतने दिनों के अंदर मुझे मिलेगी। तो दोस्तों ये उसका ड्रॉबैक था। अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड फाइल सिस्टम की बात करूं तो हम जावा में, C++ में, सी में, पाइथन में, हर लैंग्वेज में फाइल्स बनाते हैं। अगर मुझे अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तो नॉर्मल वेरिएबल मेरे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, जबकि फाइल में डेटा स्टोर करता हूँ हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में। ये जो हार्ड डिस्क में जो फाइल स्ट्रक्चर बनता है, इसके ड्रॉबैक क्या है, अरे इसकी लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर जब मैं काम करता हूँ तो डेटा मेरा रख तो दिया, बट ना तो ये स्ट्रक्चर्ड है, ना इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, ना मैं इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता हूँ। तो कई सारी तकलीफ़ें इस रूटीन फाइल सिस्टम के साथ होती है, जो कि हम कोबोल के ज़माने से बनाते आ रहे हैं। पास्कल, C++, सी शार्प, जावा, पाइथन, हर लैंग्वेज में आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। और मैं C++ में फाइल बनाऊंगा, डेटा रखूँगा, जावा से उसको ओपन कर सकता हूँ, पाइथन से ओपन कर सकता हूँ। ये बहुत जनरल टर्म है, लेकिन ये डेटा के साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर DBMS वाली सुविधाएं नहीं है। फ्लैट फाइल्स हैं, डेटा आपका रूटीन में रखा हुआ है, कोई दो फाइल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई चेक नहीं है कि मैं बाउंड कर पाऊँ यूज़र को, कंट्रोल कर पाऊँ उसकी एक्टिविटी को, कोई क्लॉज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं शॉर्ट में ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम DBMS का पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, हमें SQL पढ़ना है। तो क्योंकि पता लगा मैं घंटों तक यही बोलता रहूँ सारी चीज़ों के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा हम समझ लें कि ये जो फाइल सिस्टम है इसका ड्रॉबैक क्या है। इसमें रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है। रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंसी का, कि आपने एक रजिस्टर में तो स्टूडेंट का नंबर ये लिखा हुआ है और एक रजिस्टर में आपने अपडेट कर दिया। अरे कल किसी का एड्रेस नंबर मॉडिफाई हुआ हो तो आपने पता लगा वो एंट्री 3 जगह रख रखी है रजिस्टर्स में, 3 अलग अलग फाइल में रखी हुई है, कोई इंटीग्रिटी नहीं डेटाबेस के बीच में, एटॉमिसिटी नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, पता लगा मैंने एक जगह अपडेट कर दिया, 2 जगह तो चेंज ही नहीं कर पाया। और अगर मैं DBMS में जाऊँगा तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं एक इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह रखूँगा, मैं नॉर्मलाइज करूँगा डेटाबेस को, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेसी में स्टोर नहीं हो। क्लियर। तो ये इस फाइल सिस्टम का ड्रॉबैक है, चाहे मैनुअल रजिस्टर बनाऊँ या रूटीन फाइल सिस्टम हो, यहाँ पर रिडंडेंसी हो सकती है। क्लियर। एक ही तरह के डेटा को, एक ही तरह के एलिमेंट को वी कैन स्टोर इन मल्टीपल फाइल्स, ये प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है। डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैनुअल फाइल सिस्टम का अगर ड्रॉबैक देखें अपन, तो मैंने बता दिया आपको 5 दिन 8-8 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मांगना पड़ती है आपको। क्लियर। इन फाइल सिस्टम को रूटीन फाइल जो बनाते हैं, यहाँ भी 2 फाइल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। डेटा अगर मुझे एक फाइल पे फिल्टर लगाना है और उसके बेसिस पे दूसरी फाइल से डेटा लेना है तो काफ़ी सारे एफर्ट्स करना पड़ेंगे आपको। डेटा फेच करो, फिर उसके बेसिस पर अगली फाइल में सर्च करो, ये पूरी लेबर प्रोग्रामर को करना पड़ती है। क्लियर। जो भी ऑपरेटर लेवल का व्यक्ति उसको इतना सब हर्डल मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर। डेटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम आती है। क्लियर। डेटा पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाता है,
इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द अदर काइंड ऑफ रिलेटेड डेटा। अरे जैसे हमने बोला कि स्टूडेंट का फीस रजिस्टर में भी एंट्री है, लाइब्रेरी में भी उसी स्टूडेंट की एंट्री है, स्पोर्ट्स सेल ने भी उसकी एंट्री कर रखी है बच्चे की, तो वो बार बार उसका डेटा मेंटेन नहीं करते हैं अलग अलग जगह पे। अगर वो एक जगह स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड में है तो उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं DBMS यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो ये आइसोलेटेड फॉर्म में रहेगा। क्लियर, दैट इज़ अ वन एंड इंडिविजुअल फाइल एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ एनी अदर कंपोनेंट, एनी अदर डिपार्टमेंट। ये प्रॉब्लम आती है इसके साथ में। इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं बिटवीन 2 और मोर नंबर ऑफ फाइल्स। अरे 2 या 3 फाइल के बीच में रिलेशनशिप बनाना कि किसी एक वैल्यू के बेस पर वहाँ कोई वैल्यू एक्सेस कर लूँ मैं, इसके बेस पर वहाँ कोई डिपेंडेंसी डिफाइन कर दूँ, ऐसा कुछ भी मैं काम नॉर्मल फाइल सिस्टम में नहीं कर पाता हूँ। ये इंटीग्रिटी हम मेंटेन कर पाते हैं DBMS के अंदर जब हम नॉर्मलाइज करते हैं, टेबल्स को ब्रेकअप करते हैं और प्राइमरी की फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के साथ में हम इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे सीरीज़ में इस बारे में, वो प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, जो कि नॉर्मली कई चैनल्स पे वो चीज़ दिखाते नहीं, बताते नहीं है। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली उसको समझेंगे कि जब मैं इंटीग्रिटी मेंटेन करने की बात करता हूँ, प्राइमरी की फॉरेन की बात करता हूँ, तो कैसे इसको अचीव करते हैं इस टर्म को। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, कई बार ग्रुप एलिमेंट को ले लिया जबकि मैं चाहता हूँ कि हर एलिमेंट को इंडिविजुअल कॉलम में मेंटेन कर पाऊँ। कई बार एटॉमिसिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हम लोग ग्रुप एट्रीब्यूट कंसिडर कर लेते हैं। तो ग्रुप एट्रीब्यूट कई बार चीज़ों को उतना प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाता है एंड वी वांट द एटॉमिसिटी इन द रिलेशन। कोई टेबल, कोई डेटा में मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल कॉलम के अंदर एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल हो। अगर वो एटॉमिक होगा तो मैं हर इंडिविजुअल कॉलम से सेपरेटली इंटरेक्ट कर पाऊँगा, उसके करस्पॉन्डिंग किसी वैल्यू को रिफ़र कर पाऊँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज, मतलब प्रॉब्लम्स विद द कॉन्करेंट एक्सेस। मैं अगर एक समय में 2 या 3 टेबल से डेटा उठाना चाहता हूँ, 2 या 3 टेबल से डेटा मैच करना चाहता हूँ, तो रूटीन फाइल सिस्टम में, रजिस्टर सिस्टम में ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं नॉर्मल फाइल सिस्टम के अंदर। जैसे टेक्स्ट फाइल होती है कि नहीं, एक रूटीन बाइनरी फाइल, कहीं भी उसको मूव कर लो, कोई सिक्योरिटी, कोई प्रिविलेजेस कोई मैनेज नहीं कर सकते हैं अपन। जबकि DBMS के अंदर तो आप राइट्स दे सकते हैं, आप अथॉरिटी दे सकते हो कि किस टेबल में किस यूज़र को किस लेवल की परमिशन आपने दी है ऑपरेशन करने के लिए। तो हर लेवल पर सिक्योरिटी हम लोग DBMS में अचीव कर पाते हैं। इन दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स विद द फाइल सिस्टम और रूटीन मैनुअल रजिस्टर सिस्टम। क्लियर, तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मैं इसको डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ आपके साथ। अब यहाँ से थोड़ा सा रोल आना शुरू होता है, विजुअलाइज हम लोग कर पाएंगे व्हाट इज़ DBMS। तो DBMS बेसिकली क्या है, इसको हम एक बोलते हैं DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक पूरा सॉफ्टवेयर जो डेटा से रिलेटेड कंप्लीट मैनेजमेंट करके दे दे। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करे, मतलब उसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, सिलेक्शन, सारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट सब कुछ अप्लाई कर पाए। तो ये क्या क्या रोल प्ले करता है DBMS, ये डेटा मैनेज करता है, अलाउइंग यूज़र टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा इफेक्टिवली। मतलब कोई भी DBMS क्या करेगा, वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो डेटा को स्टोर कर पाए प्रॉपरली, ऑर्गेनाइज कर पाए, उसको रिट्राइव कर पाए एंड मैनिपुलेट कर पाए, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर पाए उसके साथ में। क्लियर, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और एप्लीकेशन को, ताकि डेटाबेस से जब इंटरेक्ट करना होगा तो डेटाबेस से इंटरेक्शन मतलब क्या है, आप एज ए यूज़र बाहर से, यूज़र एंड से, ब्राउज़र एंड से आपको रिक्वेस्ट करोगे डेटा के लिए, जबकि डेटाबेस मेरा कहाँ पर है, सर्वर एंड पे। तो ये जो DBMS है ये सपोर्ट देगा उस फाइल से, उस डेटा से आपके प्रोग्राम को, आपको एज ए यूज़र जब आप इंटरेक्ट करोगे तो वो इंटरेक्शन उसके साथ में पॉसिबल है। तो DBMS में नॉर्मली क्या होता है, इंटरनली ऐसा टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है। एक टेबल हो गई सप्लायर, एक टेबल हो गई पार्ट, एक टेबल हो गई ट्रांजेक्शन। अरे कोई भी ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, इसके बड़े कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, इनके बीच की रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो ये सप्लायर टेबल है, सप्लायर का नंबर, उसका नेम, स्टेटस, सिटी मेंटेन करता है। मतलब इसको डेटाबेस एक टेबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो दे आर रिलेटेड टू द सप्लायर।
ये सप्लायर से रिलेटेड है। पार्ट के अंदर पार्ट का नंबर, नेम, कलर, उसका वेट, सिटी एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि वो डिलीवरी या उसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है उसके बेसिस पर। तो ये पार्ट टेबल है जिसमें उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। एक ट्रांजेक्शन टेबल है, ये यहाँ पर भी जब हम पढ़ेंगे आगे जाके तो यहाँ एक प्राइमरी की होगी। क्लियर है? क्या होती है ये? किसी भी टेबल के एलिमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। आगे भी हम पढ़ेंगे इस बारे में। यहाँ पार्ट नंबर जो है प्राइमरी की है। हर डेटाबेस में, हर आरडीबीएमएस में एक प्राइमरी की टेबल में होगी जो उसके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगी। मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक कॉलम ऐसा होगा जिसके बेसिस पर हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली ढूंढ पाएँ। ऐसा नहीं हो मैं उस वैल्यू को उठाऊँ, P1 को 4 रिकॉर्ड मिल जाएं, तो ये एक रिकॉर्ड देगा P1 हमेशा। ट्रांजेक्शन के अंदर ये दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की। या फिर मैं एक न्यूमेरिक कॉलम और रख दूं यहाँ पर भी। क्लियर? टी नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3 4, तो 4 कॉलम बना देंगे यहाँ पर अपन। अरे आज के ज़माने में ज़्यादा पॉपुलर क्या है कि अपन एक न्यूमेरिक कॉलम रख दो, सबसे आसान तरीका है प्राइमरी की बनाने के लिए। तो फिर इसको बना देंगे प्राइमरी की, ट्रांजेक्शन नंबर को, और एस नंबर और पी नंबर को बोल देंगे फॉरेन की। फॉरेन की क्यों? बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेन टेबल, किसी दूसरी टेबल से आ रहा है। तो सप्लायर नंबर एसएनओ आ रहा है सप्लायर टेबल से। क्लियर? पी नंबर आ रहा है पार्ट टेबल से। तो दीज टू आर फॉरेन कीज। क्लियर? प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही होगी, फॉरेन की मल्टीपल होगी। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, आगे डिटेल बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ डीबीएमएस का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओ पहले दिन ही, फर्स्ट लेक्चर में, कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मेरे सामने होता है और जब मैं रिकॉर्ड को प्रोसेस करना चाहता हूँ तो फिर एसक्यूएल ये रोल प्ले करती है। एसक्यूएल बोलेगी मुझे रेड कलर का पार्ट सप्लाई करना है, तो रेड कलर वाले पार्ट का पार्ट नंबर लाओ। फिर वो कौन से सप्लायर ने सप्लाई करा है तो यहाँ उसको मैच करोगे P1 किस किस ने सप्लाई किया है, S1 ने, S2 ने। तो फिर S1 S2 के नाम लेके आओ कि भैया स्मिथ और जोन्स ने जो है वो रेड कलर का पार्ट सप्लाई करते हैं ये दोनों। तो ये टेबल से डेटा मैच होके आएगा। 3 टेबल से उठ के डेटा एक टेबल से मुझे मिलेगा। ये सारे काम एसक्यूएल करेगी। एसक्यूएल का काम क्या होगा? डेटा को एक्सेस करना। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके कमांड्स के थ्रू ऐसे किसी भी डेटाबेस से या सेट ऑफ टेबल से मैं डेटा को फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर पाऊंगा। क्लियर? तो ये बड़ी काम की बात हो गई। इसके बिना तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी। बिना डेटा के तो बोलते ना एक तरीके से कि जो पानी का या हवा का हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, वही डेटाबेस का इम्पोर्टेंस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। और आज की पीढ़ी को इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, हम इग्नोर कर देते हैं उसके इम्पोर्टेंस को। लेकिन दोस्तों इसको अगर पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आप समझ लो कि कोई बैकएंड लेवल पर आपको रोक नहीं पाएगा। और इस चैनल पर हम पूरी डेप्थ कवर करेंगे। क्लियर? तो ये डीबीएमएस की डेफिनेशन हो गई। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? डीबीएमएस अगर मैं अप्लाई करता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर अगर मैं यूज़ कर लूँ, क्लियर, वो चाहे ओरेकल हो, माई हो, क्लियर, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी डीबीएमएस हो, उसको अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो जो मैंने फाइल सिस्टम की तकलीफ़ें देखी थी उसके अपोजिट क्या हो गए? सारे फ़ायदे हैं। ना वी कैन मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्लियर? 100 TB में डेटा आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ TBs में डेटा आ रहा है, तो भी डेटा को अलग अलग तरह के डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक टेबल में हो या सारे डेटाबेस को मिला के मुझे उतना डेटा मेंटेन करना हो, तो वी कैन मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और आजकल तो हम देखते हैं कि जैसे अमेज़ॉन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनका वॉल्यूम कितना है पर डे का? आप पर डे के वॉल्यूम को निकालो इंस्टाग्राम पे, क्लियर, फ्लिपकार्ट पे। मतलब कहीं ना कहीं आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जब हम देखते हैं तो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पर डेटा का फ्लो पर डे, पर आवर, पर मिनट कितना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। उस वॉल्यूम के साथ में चिंताएं बढ़ती आ रही डेटाबेस को मैनेज करने की। उन्हीं सबको हम आगे भी अपने डिस्कशन में कवर करेंगे सब कुछ। क्लियर? डेटा के साथ में प्रोसेसिंग आसान है, रिसर्च वर्क आसान है। क्लियर? इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं विथ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जैसा मैंने लास्ट एग्जांपल में देखा था। यहाँ सप्लाई नंबर है या पार्ट नंबर है,
अब ये सबको एक ही टेबल में रख देता तो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाता मैं, लेकिन अब मैंने क्या करा, डुप्लीकेसी भी हटा दी और ये ट्रांजेक्शन टेबल में मुझे क्लियर हो गया कि कौन से सप्लायर ने कौन सा पार्ट कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया हुआ है। अलग अलग टेबल होने के बाद भी वी कैन मेंटेन द इंटीग्रिटी बिटवीन डेटा। क्लियर? 2 टेबल 3 टेबल के बीच में इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता हूँ। फॉरेन की प्राइमरी की इस रोल को प्ले करती है, थोड़ा डिटेल बात मैं आगे करूँगा इस बारे में। क्लियर? इंटीग्रिटी वाला रोल हो गया एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर का फ़ायदा है वही रूटीन डीबीएमएस का भी है कि मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाऊँगा। क्लियर? मुझे निकालना है ट्रांजेक्शन वाइज कि भैया इतने सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद करंट स्टॉक क्या, इन्वेंट्री क्या बोल रही है, आपको क्या ऑर्डर प्लेस करना है क्या नहीं करना है, एक बटन दबाओगे, एक डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, ड्यूज की लिस्ट बना के दे देगा। क्लियर? कोर्सेज को कैटेगराइज कर देगा। अगर कोई ई कॉमर्स की कोई साइट है अमेजॉन की, तो उनको प्रोडक्ट वाइज निकालना है कि किस रीजन में किस प्रोडक्ट की सेल कितनी है, डिमांड कितनी है, किस इनकम सेगमेंट का कस्टमर कितना यूज़ कर रहा है। हर तरह से डेटा माइनिंग पॉसिबल है आज के ज़माने में। क्लियर? और हर काम होता डेटा पे ही है, तो डेटा को इग्नोर करके हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। डेटा का अपडेशन आसान है, सिक्योरिटी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं आसानी से। कि कई तरह के ऐसे टूल्स हैं डीबीएमएस के साथ में कि आप प्रिविलेजेस दे सकते हो कि कौन यूज़र किस टेबल में किस कॉलम को व्यू कर सकता है। आप कॉलम्स पे भी लॉजिकल वर्चुअल टेबल्स बना सकते हो, उन टेबल की परमिशन दे सकते हो, किसी टेबल में स्पेसिफिक ऑपरेशन की परमिशन दे सकते हो। सारे काम इसके साथ में संभव है। तो दोस्तों ये वो टर्म है कि डीबीएमएस अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ये हमको इनऑल समझ में आ गया। और डीबीएमएस अल्टीमेटली वो टेबल स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, सप्लायर पार्ट ट्रांजेक्शन, ऐसा स्टूडेंट टीचर कोर्स, स्टूडेंट का डेटाबेस भी हो सकता है। क्लियर? प्रोडक्ट सप्लायर का देख ही लिया अभी हमने। ऐसे हर बिजनेस मॉडल को मैनेज करने के लिए बैंकिंग में जाओगे आप, अकाउंट के लिए, कस्टमर के लिए, क्लियर, अलग अलग तरह के डेटा मेंटेन कर सकते हैं अपन। हर बिजनेस मॉडल की अपनी अलग डिमांड हो सकती है, लेकिन डेटाबेस के इंपॉर्टेंस को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट पर। थैंक्स अ लॉट।